चलो तो स्टार्ट करा जाए आज के लेक्चर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस में हमारा आज का लेक्चर नंबर शायद थर्ड है ये। ठीक है, और अब इसमें हम लोग कल हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी के बारे में। ठीक है, आज अच्छा एनर्जी का याद आया मुझे। एनर्जी में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था भाई कि एनर्जी कितनी स्टोर होती है, हाफ क्यूवी। ठीक है ना, इसमें ये कॉन्सेप्ट एक है कि ये हाफ क्यों आता है, ये हाफ किस लिए क्या सिग्निफाई करता है। अगर आपको ये हाफ पता लग गया ना, तो आप ये मान के चलो कि आपको एनर्जी का ट्रांजिशन समझ में आ गया। ये हाफ क्यों है, क्योंकि ये हाफ यहां भी है और ये हाफ कल कॉमन पोटेंशियल के बाद जब दो कैपेसिटर मैंने आपस में कनेक्ट करे थे, ये हाफ वहां भी था। अगर आप देखो तो फॉर्मूला था C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C1 प्लस C2। तो ये डिवाइडेड बाई 2 क्या था, हाफ ही तो था ये। तो इसका मतलब हाफ कहीं ना कहीं चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एक बैटरी के द्वारा किसी भी कैपेसिटर के ऊपर वर्क डन कितना होता है। हाँ ये कैपेसिटर है, इसको चार्ज करने के लिए ये Q चार्ज अगर ट्रांसफर करेगा, V इसका पोटेंशियल है, तो आप मुझे बताओ कि वर्क डन कितना होगा बैटरी के द्वारा। तो वर्क डन हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, और यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जानी चाहिए, यानी कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाय द बैटरी। दिस इज द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर बाय द बैटरी, राइट और रॉन्ग। बट अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं QV। तो बैटरी ने इतना वर्क डन करा, कैपेसिटर में इतना स्टोर हुआ, तो बाकी का आधा कहां गया, लॉस हुआ। कि क्या हुआ, लॉस हुआ। तो कैसे लॉस हुआ, तो ड्यूरिंग चार्जिंग के दौरान, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की चार्जिंग के दौरान वर्क डन बाय बैटरी होता है QV, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो बैटरी देगा वो इतना होता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होती है वो होती है इतनी। ठीक है, तो ये हो गया कैपेसिटर की और ये हो गया बैटरी की। तो एनर्जी का जो डिफरेंस आया वो कितना हो गया भाई, बैटरी माइनस कैपेसिटर। भाई जितनी मैंने भेजी और जितनी उसमें स्टोर हुई, यही अंतर तो निकालेंगे। तो ये अंतर तो 1 माइनस 1/2 QV आएगा। सो दैट इज इक्वल टू हाफ QV आ गया। ये एनर्जी कहां गई, ये एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हुई। किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। तो ये जो हाफ है ये आपको इस बात का दर्शा रहा है कि जब बैटरी से कैपेसिटर को एनर्जी मिलती है तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है चार्जिंग के दौरान। कितना लॉस होता है, एग्जैक्ट हाफ अमाउंट का। जितनी बैटरी का एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सप्लाई करने की कैपेसिटी है ना QV, उसका एग्जैक्ट हाफ लॉस होता है एनर्जी में, क्योंकि कनेक्टिंग वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। बैटरी से कैपेसिटर कनेक्ट करोगे तो उस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा क्या, नहीं होगा, कुछ तो रुकावट देती है ना वो। तो वो रुकावट जब होगी तो उस रुकावट में क्या होगा, कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। तो वो नुकसान कितना होगा, एग्जैक्ट हाफ अमाउंट का। इसीलिए ये हाफ CV स्क्वायर हाफ QV हाफ Q स्क्वायर अपॉन C आता है, क्योंकि कैपेसिटर के चार्जिंग के दौरान बैटरी के द्वारा जितनी भी एनर्जी दी जाती है उसमें आधी एनर्जी लॉस हो जाती है। दिस इज द लॉजिक ऑफ हाफ इन दिस फॉर्मूला। और अगर मैं बताऊं तो जो आपका ये मैकेनिकल वे में अगर मैं बात करूं ना, हाफ mv स्क्वायर, कोई भी सिस्टम फिजिक्स में प्रैक्टिकली फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस में मूव करेगा ही करेगा। दो तो लगेंगे ही ना भाई, सरफेस पे चलेगा तो फ्रिक्शन तो होगा ही होगा,
इनएविटेबल है। हवा है एटमॉस्फेयर में, तो हवा का थ्रस्ट लगेगा ही लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? तो हम ये मान के चलते हैं कि उससे जो एनर्जी का लॉस हुआ वो भी हाफ की ही फॉर्म में आया, इसलिए वो हाफ आता है। क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हर जगह है, इसीलिए एनर्जी के फॉर्मूलों में ये हाफ आया था। कल जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताई थी, हाफ CV स्क्वायर, हाफ MV स्क्वायर, हाफ KX स्क्वायर, ठीक है, B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट अपॉन 2 जहां भी दिख जाए इसका मतलब नुकसान है। क्या है? नुकसान है। जितना टोटल दोगे उसका वो आधा होगा। आधा कहा जाएगा? आधा डिसिपिएट होगा। डिसिपिएट का मतलब उड़ जाएगा। क्यों उड़ेगा? रुकावटें पैदा है। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है तो रेजिस्टेंस है, मैकेनिकल सिस्टम है तो रेजिस्टेंस है, एयर थ्रस्ट है। यार एक बात बताना, बात वही हो गई। तेरा पहला ही वर्ड क्या है? अगर। अगर कहां लगाते हैं? जहां हाइपोथेटिकल और लैब कंडीशन एस्टेब्लिश करते हैं। प्रैक्टिकल कंडीशन में तो अगर लगता ही नहीं। अगर वो नवजोत सिद्धू वाला डायलॉग हो गया, अगर मेरी चाची के मूंछ होती तो मैं चाचा कह देता। ना चाची के मूंछ होनी, ना उसने चाचा कहना, क्योंकि चाची का मूंछ होती तो वो चाची होती ही नहीं, क्योंकि चाचा का जीवन खतरे में। ठीक है। चाचा की पर्सनैलिटी भी, इंटीग्रिटी पे सवाल उठ गया। तो आप किसी बात को अगर डिटेल्ड में समझोगे तो देखो, ये लड़कियों की आदत होती है। देखो फीमेल जेंडर्स में ये एक आदत होती है। अगर ऐसा हुआ तो तुम ये कह रहे थे, इस बात का मतलब ये है, होता है ना, जब भी तुम अगर एनकाउंटर करोगे तो वो अगर और इफ लगा करके एक भाई साहब पूरा नेटवर्क बना करके तुम्हारे दिमाग का सत्यानाश कर सकते हैं। क्यों लड़की? होता है ना ये। मान लो, नहीं तो सिद्ध करना पड़ेगा मुझे। हाँ। ठीक है। तो अब देखो, मैं जो है ऐसी बातें नहीं करता कभी भी कि जैसे एक टीचर है जो IAS लेवल पे पढ़ाते हैं, वो भाई साहब बड़ी बड़ी फेंकता है, मतलब जमीनी हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो बात करेगा कट्टा मार धाड़। ठीक है, अवध ओझा जी है एक, ठीक है, उनकी रील्स अगर देखोगे ना तो हालांकि टीचर अच्छे हैं या नहीं मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन एक आधी रील मेरे सामने वो आ जाती हैं देखने के लिए, तो उसमें मैंने उनका वही एक सिचुएशन देखी है। टीचर जैसे भी रहे होंगे भैया, वो अच्छे ही होंगे, इतने लोग अगर उनको फॉलो करते हैं और इतनी सारी, बट और शायद हो सकता है कि भैया वो IAS के बच्चों को, वो जो इतनी डिप्रेस स्टेट में चले जाते हैं, उनको उठाने के लिए वो ऐसा बोलते हो, ये भी एक संभावनीय बात है। ठीक है, लेकिन अब वो दूसरे, क्योंकि उनका सेगमेंट अलग है, हमारा सेगमेंट अलग है, स्टूडेंट्स का एज ग्रुप का भी बहुत बड़ा अंतर है, तो हो सकता है कि उनकी बात में वो हो, लेकिन एज ए टीचर तो मैं उनकी इन बातों से तो कभी नहीं कि उठाओ कट्टा और ठाएं और बोल दो ये शक्ति का प्रदर्शन। मान लिया कि पावर है, लेकिन अकल भी तो है। ठीक है ना? तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारी बातें समझाता हूं। अब आपको ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो भैया, एक अगला सवाल हम लेके आते हैं, बड़ा मजा आएगा तुम लोगों को और तुम कहोगे वाह सर क्या बात है। देखो भाई, अभी क्वेश्चन पिक करते हैं और पहले मैं ना आपको सीरीज और पैरेलल का एनर्जी एनालिसिस दे दूं। ठीक है, लिखो कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, सीरीज पैरेलल एनर्जी एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि इसी से भी असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है। आजकल जो NEP और जो ये सब मानते हैं, ये क्या कहते हैं, सोचते कैसे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार कौन से वाले कॉम्बिनेशन में ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है और कौन से वाले में कम होती है। अगर जिसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी तो मान के चलना कि उसमें लॉस कम होगा।
जिस कॉम्बिनेशन में ज्यादा, देखो एक सीरीज कॉम्बिनेशन एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि कौन से वाले में एनर्जी स्टोर ज्यादा होगी, मैं ये आपको जर्नल वे में आपके दिमाग में ये बात डाल रहा हूं कि जहां पर आपको ये पता लग गया कि इस वाले कॉम्बिनेशन में एनर्जी ज्यादा स्टोर हो रही है, स्टोर एनर्जी ज्यादा मिल रही है, तो उसमें एनर्जी का लॉस कम आएगा। और जिसमें एनर्जी स्टोर कम हो रही है वहां लॉस ज्यादा आएगा। कॉमन सेंस की बात है। तो ये तो एक बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास ऐसा कोई एनालिसिस है नहीं, इसको करना चाहिए, तो अब हम करते हैं। तो लिखो, दो कैपेसिटर हैं एक जैसे 12 पिकोफैराड के, ठीक है भैया, यानी कि C1 है 12 पिकोफैराड का और C2 है 12 पिकोफैराड का, ठीक है भाई। इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया और बैटरी है 50 वोल्ट की। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन if these were connected in parallel across the same battery? How much energy will be stored in the combination now? Okay, तो भाई सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन है, पहले उनको सीरीज में कनेक्ट करा गया, फिर उनको पैरेलल में कनेक्ट करा गया। तो यार ये तो हो गया बाल को सीरीज का, ये C1 है, ये C2 है और ये V है, ये 50 वोल्ट है और ये है 12 पिकोफैराड और ये है 12 पिकोफैराड, दो हो गए, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, अरे सुनो, लॉजिक लगाना। अब अगर ये 12 पिकोफैराड के है तो इक्विवेलेंट कितना आएगा? अब तुम्हारा दिमाग देखो वहीं जाएगा, 12 गुणा 12 अपॉन 12 प्लस 12, यही सोचोगे ना। तुम क्या करोगे, 12 का स्क्वायर करके 144, नीचे 12 प्लस 12 24, 144 को 24 से डिवाइड करोगे, लंबी कैलकुलेशन मारोगे, ठीक है ना। अब तुम्हें एक और तरीका समझाता हूं, है 6 आएगा तो 6 ही, लेकिन अब मैं तेरे को दूसरा तरीका समझा रहा हूं। जब दो कैपेसिटर एक जैसे हों यार, 1/12 और 1/12, तो 2/12, तो यार C इक्विवेलेंट तो 12/2 ही आएगा। सही है। अगर 12-12 के मैंने 3 सीरीज में जोड़ दिए तो 3/12, तो 4 आएगा। तो ये भी तो अपने दिमाग में लगाओ ना। अब अच्छा, ये ऐसा मैथ कहां सीखा था? 7वीं 8वीं में, वही तो सिखाए थे ना फ्रैक्शन कैसे करते हैं। अब दिक्कत ये, तुम्हारा दिमाग देखो वहां चला नहीं। तुम मेरे वो जो जो मैंने कल तुम्हें एक तरीका रटवा दिया या तुम्हारे को समझा दिया, तुम उसी पे गए डायरेक्ट, तुमने उसके अलावा दिमाग ही नहीं लगाया। ये है डिफरेंस के सोचते कैसे है, कि मल्टी डायमेंशनल सोच डेवलप करनी है फिजिक्स को पढ़ते हुए। आज की डिमांड यही है, मल्टी डायमेंशनल थॉट इज रिक्वायर्ड व्हाइल स्टडीइंग फिजिक्स। नहीं तो भाई साहब, चाहे तुम कितने ही बड़े 30 मार खा रहे हो 10वीं में और कहीं पर भी, फिजिक्स में नहीं चल पाओगे। मल्टी डायमेंशनल सोच इज रिक्वायर्ड। बात समझ आ गई? अब आप एक बात बताओ यार, 6 ये है, 6 पिकोफैराड आ गया, ओके। बैटरी 50 की लग रही है, बैटरी कितनी लग गई? 50 की। तो यार एनर्जी इन सीरीज क्या आ जाएगी? 1/2 सीरीज इंटू V², 1/2 सी सीरीज कितना आ गया? 6 गुणा 10 की पावर -12 और 50 गुणा 50, इसको काट दो 3 से, 5 5 25 और 3 75, ठीक है भाई। कितना आ गया ये? 75, और 2 0 से ये कट गया। तो यार इसको तो मैं 75 गुणा 10 की पावर -10 जूल पर संतुष्ट कर लूं, है। अब देखो, अब अगर, अरे सुनो ना बात को, ये तो हो गया सीरीज का। अब यार इतना लंबा चौड़ा करोगे तो मारे जाओगे। पैरेलल देखो, अब पैरेलल में कैपेसिटेंस कितना आएगा? 2/12 के है तो सी पैरेलल कितना आएगा? 24, ठीक है। हाफ 24 गुणा 10 की पावर -6 गुणा में 2500, तो यही आएगा, सिर्फ यही बटेगा ना 6 है। अच्छा 12 आ गया, चलो हाफ हो गया ना, चलो मान लिया, तो 12 आ गया।
तो 25 को 12 से करना तो 250 और 50 और 300 है, और -12 है ये तो 300 गुणा 10 की पावर -10 आ गया कि नहीं? कौन सी एनर्जी कम ज्यादा है? अंतर पता लग गया है ना? क्लियर है? तो ये आप लोग जो है एनर्जी इन पैरेलल, तो अब आप ये लिख लें अपनी कॉपी में कि भाई एनर्जी सीरीज में ज्यादा स्टोर होती है या पैरेलल में। ठीक है, तो एक तो ये आ गया आपके पास। तो इस तरीके से आपको पता लग गया कि अच्छा, अब एक बार चार्ज का और हिसाब किताब निकाल लेते हैं कि चार्ज कौन से वाले में ज्यादा स्टोर होगा। अब देखो चार्ज का भी इसी में कॉन्सेप्ट है। यहां पर चार्ज किस में स्टोर होगा बताना मुझे, क्यू की वैल्यू बताओ मुझे। चार्ज इन सीरीज तो CS इंटू वी, तो यार ये कितना था 6, 50 गुणा में 6 कितना हो गया 300, तो 300 पिको कूलम आ गया। यहां कितना था 24 गुणा 50 करना, बोलो बताओ क्यू इन पैरेलल तो CP इंटू वी, तो कितना आ गया 24 गुणा में 50 पिको कूलम। इसको कर दो यार, तो 0 है 1200 आ गया, तो 120 आ जाएगा और 1200 पिको कूलम। वहां कितना आ रहा था 300 पिको कूलम, यहां कितना आया 1200 पिको कूलम। अंतर समझ में आ गया? तो कौन से वाले में ज्यादा है? सही बात है। हाँ, क्यों? अब कल वाली बात से याद करो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस में बढ़ता है? पैरेलल में। तो अब आप समझना कि जिसमें चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होगी वो पैरेलल में होगी, चार्ज भी पैरेलल में ज्यादा स्टोर होगा, एनर्जी भी पैरेलल में ज्यादा स्टोर होगी। लिख लो अब इस बात को हिंदी में, व्हाट्सएप वाली भाषा में लिख लो अपना। वो जो मैंने कहा है ना, अपनी कॉपी में पिछले 5 पेज निकाल लो, उसमें ऐसी बातें लिखा करो कि पैरेलल में चार्ज एनर्जी और कैपेसिटेंस तीनों ही ज्यादा होंगे सीरीज से। ठीक है, तो आपके पास एक एनालिटिकल स्टडी है एक लाइन में। अब अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखोगे कि सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में चार्ज एनर्जी का और जो कॉन्सेप्ट आएगा वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देगा तुम्हारे को। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये PYQ है। ठीक है, ये PYQ है, ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2 बार आया है। ठीक है, और इसी के बेसिस पे NCERT में भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब मैं आपके साथ में एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो कि बहुत ही मजेदार रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये 2024 का एक सवाल है, आजकल कैसे आ रहे हैं देखना। अब मैं 2024 का एक सवाल उठा के लाता हूं मैं आपके सामने। हटा दूं भाई इसको, चलो इसको हमने हटा लिया। अरे यार ऐसे तो मजा नहीं आएगा ना, इसको क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है, यार देखो अभी तो तुम लोग अगर तुम्हारी फिजिक्स की और केमिस्ट्री की और मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और तुम्हारा परसेंटाइल स्कोर 99 के इन एंड अराउंड है, तो 99 तो कोई बहुत बड़ा सा तो सिस्टम है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि भैया 99 कोई बेकार स्कोर है। यार आप लोग इंडियन आर्म फोर्सेज में जा सकते हो एज ए टेक्निकल एंट्री स्कीम, वो आप लोगों को बीटेक कराएंगे। ठीक है, लड़के लड़की सब जा सकते हैं। ठीक है, वो उनका प्रोसेस है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, IIT तो कोचिंग इंडस्ट्री के द्वारा हम लोग हमारे जैसे लोगों के द्वारा ओवर हाइप्ड है।
मैं अखबारों में ऐड दे दे करके ठीक है, वीडियो बना बना करके शहरों में बड़े बड़े बैनर लगा करके दिमाग ऐसा फिरा दिया लोगों का कि उनको लगता है कि यार आईआईटी ही सब कुछ है। जबकि सच बात यह है कि मैक्सिमम आईआईटियंस जो होते हैं, मैक्सिमम आईआईटियंस जब इंडस्ट्री में जाते हैं, देखो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैं हूं, हालांकि मैं इंडस्ट्री में नहीं गया, मेरे अनेकों दोस्त हैं, अब वो सीनियर पोजीशन में चले गए हैं, तो वो आईआईटी में। अभी मेरा एक दोस्त ऐसा भी है जो कि आपको मैं बताऊं, वो टेक महिंद्रा में है, एक बड़ी सीनियर पोजीशन पे, ठीक है। वो रिक्रूटमेंट ड्राइव में है, मतलब उनके जो ये प्लेसमेंट वगैरह के लिए जो जाती है ना, उनका जो कंपनी का जो भी ग्रुप है वो उसके असाइनिंग में है, तो वो यही आता जाता रहता है इधर उधर। तो उससे एक बार हमारी चर्चा हो रही थी, मैंने कहा यार ये आईआईटियंस का क्या है, कितना क्या कुछ है। बोला यार जब हम वहां लेने जाते हैं ना कैंपस में, तो बोला यार देख वहां तो हमें ऐसा लगता है कि आईआईटियंस आर फार बेटर एज कंपेयर टू दिस। बोला लेकिन सारे आईआईटियन यार लाइफ में उतने ही अच्छे निकल के आए प्रोफेशनली। बोला यार वो परसेंटेज डाउन होता चला जाता है टाइम के साथ। कहने का मतलब आईआईटियंस एकेडमिकली बहुत अच्छे होते हैं, दे हैव साउंड नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, बट जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो बोला फिर उनके जो मैनेजरियल स्किल्स हैं, जो उनके सोशल स्किल्स हैं, बोला जब वो होते हैं ना, बोला वो हमारे लिए दिक्कत पैदा कर देते हैं। तो बोला इसीलिए हम लोग जो है कई बार इस बात को बैलेंस रखने के लिए हम दूसरी जो बी और सी ग्रेड जो कॉलेजेस है वहाँ से हम लेते हैं। तो उनसे उनसे मेरा यही डिस्कशन था कि यार जो तुम लोग ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी या जो छोटे मोटे जो कॉलेजेस है वहाँ से तुम जाते हो, या जो तुम ये ओपन हायरिंग करते हो, ये किस लिए करते हो, इसका क्या लॉजिक है? तुम्हारे पास तो आईआईटी एनआईटी है ही, क्यों जा रहे हो तुम लोग? तो दैट वाज द मेन रीजन। बोला यार ऐसा नहीं है, एकेडमिकली वो कैरियर की शुरुआत में उनको ब्रांड मिलता है, वो सही रहते हैं, बट बोला सच नहीं है। और उसने इंटरेस्टिंग बात पता है क्या बताई? बोला देख मेरी ये टीम है, हमारी 12 लोगों की टीम है, टेकएम की टीम है, बोला एक भी आईआईटी नहीं हमारी टीम में, नन आईआईटी। मैं कहा है? बोला देख वहां बैठे सारे। इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रहा हूं मैं आपको। तो ये तो लाइफ में आईआईटी तो भैया एक बहुत ओवरहाइप्ड सिस्टम है, बहुत ज्यादा। आपको क्या चाहिए असल में? आपका थॉट प्रोसेस चाहिए। साइंस पढ़ने का मतलब होता है कि आपका थॉट डिफरेंट हो। पहले के जमाने में पता क्या होता था कि हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे ही नहीं, ठीक है, जो थे वो आईआईटी की फॉर्म में ही एस्टेब्लिश हुए थे। दे हैव अ वेरी एंट्रेंस टेस्ट। फिर उसके बाद एनआईटीज आए, स्टेट इंजीनियर रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस के नाम से आए। अगर हम थोड़ा और हिस्ट्री में चले जाएं तो आरईसी आए, एनआईटी आए, आईएसएम आए, ठीक है, और आईआईएससी आए। कई भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे कॉलेजेस हमारे इंडिया में बने, लेकिन उनमें से सिर्फ आईआईटी ही क्यों इतना नाम लेके गया? अब आपको मैं बताऊं, ये जो आईआईटी रुड़की है पहले आईआईटी नहीं था। आपको मैं एक क्लैरिटी दूं तो जो दिल्ली का एनएसआईटी और ये जो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी और ये जो बना है, पहले ये दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, डीसीई था ये। आप समझ लो, आज आईआईटी रुड़की को लोग बात कैश कर रहे हैं, बट वही कॉलेज, वही कैंपस, सब वही, बट अगेन देयर इज अ डिफरेंस। एक टाइम पे वो आईआईटी नहीं था। तो ये सारी चीजें हो रही है आजकल। तो इसलिए जो है ना, अपने दिमाग में इस चीज बात को रखो कि आईआईटी ओवरहाइप्ड है और आईआईटियंस भी ओवरहाइप्ड है कहीं ना कहीं। हाँ, नो डाउट आईआईटी में बड़े टैलेंटेड बच्चे जाते हैं, बड़े सिंसियर बच्चे जाते हैं, लेकिन उतना रोल नहीं है। अगर उतना रोल होता तो अभी आर्म्ड फोर्सेस का और आप डीआरडीओ का और बीएचईएल का और इसरो का डाटा उठा के देख लो कितने आईआईटीएन है, तुम्हें पता लग जाएगा। अगर नहीं, और फिर इंडिया का जितना भी डिफेंस मैकेनिज्म है जो अभी जिस पे वाहवाही हो रही थी, तो आपको ये पता लग जाएगा वहां कितने आईआईटीएन थे, आर्म्ड फोर्सेस में कितने आईआईटीएन हैं, नील। तो यार एक बात बताओ, देश की रक्षा में इनका है ही क्या? ये तो बस वही कहते हैं अमेरिका में गया भाई, गूगल में नौकरी लग गई, 1 करोड़ का पैकेज,
ये ड्रामे फैलते हैं इनके। सो इस बात से क्या समझ में आया, दे आर मनी माइंडेड। तो मनी माइंडेड इंसान थोड़े होता है। अगर न्यूटन मनी माइंडेड होता, आर्यभट्ट मनी माइंडेड होता, ठीक है, तो इतने सारे साइंटिस्ट जिनको आप पढ़ते हो, अगर वो मनी माइंडेड होते तो क्या उनकी लीगेसी आज तक आती तुम तक? दैट्स पॉइंट। तो इसलिए जो है मनी माइंडेड आपको कभी कोई सक्सेस नहीं देगा। अगला क्वेश्चन देखो 2024 का, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें यह है, फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q इफ ईच कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस ऑफ 6 माइक्रोफैराड। लो यार ये लिखना एक बार, ये तुम लोग मुझे क्वेश्चन करके दिखाओगे। ये एक सवाल ऐसे है और यहां से ये एक कैपेसिटर ऐसे है, ठीक है, और एक और लगा यार इसमें, एक इनके बाहर से लगा दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन 2024 के कंपार्टमेंट के सीबीएसई के किसी रीजन में आया था, ठीक है। सो दिस इज ऑफ सीबीएसई स्पेशल एग्जाम 2024। तो कुछ नया तो नहीं है ना इस सवाल में। अब देखो इसी चीज को आजकल लोग बाग जो है हवाबाजी में उड़ा देते हैं, C1 C2, ठीक है, C3 और C4। चलो जी, अब आप एक बात बताओ, ईच कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, तो C ईच कितना है? 6 माइक्रोफैराड, ठीक है भाई, ओके। अगर दोनों के दोनों 6 हैं तो आप लोग बताओ कि ये कैपेसिटर जो इक्विवेलेंट है तो ये कितना बना, ठीक है। यार देखो, अरे बैटरी नहीं है इसमें अभी तक तो, हाँ बैटरी तो P और Q, ये P है और ये Q है, सॉरी बैटरी भी लगाएंगे इसमें। इसके बाहर यहां बैटरी लगी है ऐसे, ये बैटरी लगी है ऐसे 10 वोल्ट की, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया? देखो अब ये बोल रहा है कि आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ भाई कितना होगा। यार देखो सारे ही तो 6 गया। अब देखो ओरली सॉल्व होगा क्वेश्चन, एक मिनट पहले इधर आ जाओ। ये भी 6 है, ये भी 6 है, दोनों 12 हो गए, 1/12 और 1/6। अब इसको गुणा कर दो, 12 6 72 और 18, तो 4 आ गया कि नहीं आ गया? अरे कैसे आ गया, जल्दी बोल। तो 12 गुणा में 6 और 12 + 6, 4 आ गया। 4 और 6 पैरेलल में आ गए, तो टोटल कितना हो गया? 10। तो C इक्विवेलेंट तो आ गया यार 10 माइक्रोफैराड। अब 10 वोल्ट की बैटरी है तो पूरे सर्किट में करंट कितना जाएगा? 10 × 10 माइक्रोकूलम, तो 100 माइक्रोकूलम का चार्ज गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कल क्या बताया था सीरीज और पैरेलल वाले केस में, मुझे समझाना एक बार, ठीक है। इसमें मैंने आपको यह बताया था कि यार पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है और चार्ज डिवाइड होता है। तो भाई यहां से 100 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा कि नहीं आएगा बैटरी से? तो 100 माइक्रोकूलम, इस पूरी ब्रांच का कैपेसिटेंस कितना है? इस पूरी का 4 है, और इसका कितना है? 6 है। पोटेंशियल तो इसका भी 10 है और इसका भी 10 है, तो चार्ज अगर निकालोगे तो कैसे निकल जाएगा? C/V करके, सॉरी Q = CV होता है ना, है तो 4 × 10 6 × 10, तो ऊपर वाली ब्रांच में कितना कैपेसिटर चला जाएगा? पूरा 40, नीचे वाले में 60, पक्की बात है। अब ये जो 40 माइक्रोकूलम है यहां तो 40 ही आएगा, ये 40 फिर इन दोनों में बटेगा तो 20 और 20 बढ़ जाएगा, तो इस पर आ गया 20,
यहां कितना आ गया 40 और यहां आ गया 60। लो यार ओरली सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्या लॉजिक है यार, ये 2024 का भी है ना, इसको आए तो मचा रखेंगे। देखो थॉट प्रोसेस का सारा गेम है। हमेशा एक बात याद रखो, जब आपके विचार अगर आपको फिजिक्स को सोचने की तरफ लेके जाए, ठीक है, जैसे यार मैंने जो है ना, अब फिजिक्स की सोच आपको कैसे डेवलप करानी है। अब एक बात बताओ, सुनो, ये बोतल मैंने पकड़ रखी है, इस बोतल को मैं लेके जा रहा हूं ऐसे इधर उधर, कौन सी फोर्स अगर एब्सेंट कर दे कि ये बोतल रुकेगी ही नहीं मेरे पास, बताओ कौन है इस बोतल को जो होल्ड करके बैठा है? ठीक है, तू बोल। मैं ये कह रहा हूं इस बोतल को किसने पकड़ रखा है? Who has hold this bottle at this point? कौन जिम्मेदार है? ये फिजिक्स वर्सेस कॉमन सेंस का सवाल है, मैं बता रहा हूं। तू एनर्जी बोल रहा है, तू मेरा हाथ बोल रहा है, तू बोल लड़की, मेरा हाथ, तू बोल लड़की, हाथ। तुम में से कोई भी फिजिक्स की भाषा में नहीं सीख पाया, और जबकि तुमने पढ़ रखा है। अच्छा अब एक बात बताओ, मैं अपने हाथों को घी में डुबो लूं और मैंने इस बोतल को भी घी में डुबो दिया और मैं इसको ऐसे पकड़ पाऊंगा? अब हाथ तो मेरा तब भी वही है, तो कौन जिम्मेदार है? फ्रिक्शन। फिजिक्स वाले ऐसे सोचते हैं, ये फिजिक्स की सोच है। आपको सोचना है। अब जैसे कि अब एक बात बताओ, कितने मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पर कि अब बच्चे ये कह देते हैं कि यार हम फिजिक्स में फेल हो रहे हैं, हमारे नंबर नहीं आ रहे, फिजिक्स बहुत टफ है। अरे गधे, फिजिक्स टफ नहीं है, तेरी सोच खराब है। तू बेटा लड़की पटाने के लिए 1000 क्रिएटिव दिमाग लगा लेगा, हाँ या ना? लड़की अगर पसंद आ गई और उससे हाँ कहलवानी है, भाई साहब उससे ज्यादा क्रिएटिव तो कोई हो ही ना सकता। फोन नंबर तक निकाल लेगा पता नहीं कहां से, ठीक है उसका तो। और अगर कोई एट रैंडम लड़की पता लग गई, ऐसे रोड पे देख ली, अरे एक बार लड़का यूं घूमा पीछे हो ऐसे, उसके जब लड़के के हाव भाव ऐसे हो जाए, ऐसे वाले, तो पहली बात तो मान लो उसमें वासना का शिकार हो चुका है, वो वासना में ही उसकी प्रवृत्ति हो चुकी है। जब लड़का वासना में ही हो जाएगा, अभी उसको लड़की के बारे में कुछ नहीं पता, 1 घंटे के अंदर उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसके घर का एड्रेस, स्कूल, क्लास, सेक्शन सब निकाल के रख देगा, सब निकाल के रख देगा। होता ही है, ठीक है। लेकिन यहां एक बोतल पकड़ के ये पूछ लो, अब बता इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बोला आपका हाथ, शर्म चाहिए। और याद कर, मैंने 11वीं क्लास में है ना, क्लास में मैंने कहा वो जो तुम पकड़ के वो जो तुम हिलाते रहते हो, याद है तुझे? हाँ या ना? हाँ, पेन वाला एग्जाम्पल मैंने वहां एग्जाम्पल दिया था। मैंने कहा बेटा जो तुम ये पकड़ते हो ना, मैंने कहा बिना फ्रिक्शन पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन मानते ही नहीं थे। देखो भूल गए मेरी बात, कितनी मजेदार रोचक बात बताई थी, भूल ही गए, हद हो गई। सवाल बता रहा हूं, ये गलत कर रहे हैं, याद है? चलो अब तुम्हारे को मैं एक और सवाल देता हूं, 2024 का ही है, हटा दू रे? समझ में आ गया या नहीं है? तरीके समझ में आए कि नहीं? देखो सोच डेवलप करनी है बस। यार मैं जो फिजिक्स पढ़ाने आया हूं यूट्यूब के ऊपर और इन सब में क्यों आया हूं मैं? मुझे पता था, क्योंकि मैं, पता क्या है, मैं हूं थोड़ा सेंसिटिव सा इंसान,
मैं अगर अपने बारे में बताऊं ना, मैं थोड़ा सा सेंसिटिव इंसान हूँ। सेंसिटिव मतलब समझते हो, जो बहुत जल्दी से आक्रोशित भी हो सकता है, और बहुत अगर किसी पे प्यार आए तो उस पर प्यार लुटा भी सकता है। मैं इस प्रकार का इंसान हूँ, ठीक है। ये मेरा इनबिल्ट मेरा बिहेवियर है, ठीक है। अच्छा, मुझे पता है कि ये यूट्यूब जो है ये एक फेक दुनिया है। यहाँ तो पता नहीं कौन मुझे गाली मार जाएगा, मैं उसका कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा। और मेरे दिमाग में अगर घूम गया तो अब कितनों के लिए घूमेगा भाई। ये तो एक लफड़े भरी जिंदगी है, ठीक है। और जबकि यहाँ पर समझने वाले और वो उनकी संख्या मुझे कम लगती है तो सही, लेकिन लगती मुझे कम है। इसीलिए मैं इसको जो है थोड़ा सा अवॉइडेंस पे रखता था। लेकिन अब समय की मांग हो गई है तो हम आए हैं, ठीक है। मेरे YouTube के विद्यार्थियों जो मुझे सिर्फ शक्ल से जानते हैं, और हमें, और देखो अकेला एक ऐसा यूट्यूबर टीचर हूं जो कि साफ तौर पे ये कहता है कि ऑनलाइन एजुकेशन इज अ मिथ। किसी में हिम्मत नहीं है ये बात बोलने की, क्योंकि धंधे चौपट हो जाएंगे लोगों के अगर ऐसा बोल दिया तो, ठीक है, समझे। एक टीचर है इंडिया में, इसलिए। और देखो मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूं कि इसलिए मैं ये कहता हूं कि दुनिया में कुछ फ्री नहीं है। उसने ना फ्री का ब्लफ खेला बच्चों के साथ कुछ साल पहले, जानते हो। फ्री फ्री फ्री, वो फ्री एजुकेशन आया, सस्ती एजुकेशन आया। आज के टाइम में सिचुएशन पता क्या है, क्या हो गया, क्या पूछ रहे हो, लाओ मैं बताऊंगा। अच्छा भूल ही गए, एक काम करना, अलक पांडे जी के आज से कुछ साल पहले के वीडियो देखना, वो आज भी है। और उन पे ना वो हमेशा यही कहता आया था कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो फ्री एजुकेशन का है। देख लो। अच्छा देखो कमाल की बात क्या है, इसी को तो व्यापार बोलते हैं, इसी को तो व्यापार बोलते हैं। और दुनिया, और देखो कमाल की बात यह है कि विद्यार्थी व्यापारी के पीछे चले गए। स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो कम कॉस्ट में लेते हैं पूरा बैच, कॉस्ट, लेकिन स्टूडेंट को ये नहीं लगता कि एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ, मतलब फाइनेंशियल लॉस तो उनको दिख रहा है और जीवन का जो सत्यानाश हो रहा है वो नहीं दिख रहा। पहले ना 11th में बच्चे इतने फेल नहीं होते थे। अभी पता है तुम्हें, मैं आपको दिखाऊं, अभी शाम को 6:30 बजे मेरे पास एक पेरेंट आएंगे और उनका बच्चा पश्चिम बिहार के एक टॉप स्कूल का बच्चा, 12वीं क्लास में कंपार्टमेंट फिजिक्स में। मैंने कहा जी नंबर कितने हैं, बोला सर नंबर तो इसके 14 आए हैं। मैंने कहा जी अच्छा। मैंने कहा मुझे ये बात बताओ ये पढ़ता कहाँ था, बोला जी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले रखा था। मैंने कहा ठीक है, केमिस्ट्री में नंबर बताना। मैं ना उसकी मार्कशीट रिवेल कर सकता हूँ, 32 नंबर केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में 36 नंबर, 36 या 38 एग्जैक्टली मुझे बायो के याद नहीं है, इतने नंबर उसके उसमें। यार एक बात बताओ, क्या ही तो नंबर है ये, 70 में से 50% स्कोर हो रहा है। राजी हो गया वो 5-7 हजार रुपए में पढ़ के, हो गया राजी। क्या कीमत अदा करी, तुम्हें नहीं समझ में आया। साइंस में बेस 0 हो चुका है उसका। अब वो साइंस की फील्ड में जब तक वो 0 से स्टार्ट करके और अपने आप को पूरा 1-1.5 साल तपाएगा नहीं तो भूल जाओ वो जिंदगी भर कुछ साइंस की फील्ड में किसी बड़े लेवल पे भी या एक ऐसी कमांडिंग लेवल पे वो जा सकता है, मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि बेस तो 0 है भैया। उसको मेहनत बहुत डबल करनी पड़ेगी यहां से, और जब वो मेहनत करेगा तो फिर उसको गाइडेंस चाहिए, फिर गाइडेंस चाहिए, फिर पैसा लगेगा, सीधा फंडा, ठीक है। अब वो मेरे पास आएंगे बोलेंगे, मैंने तो उनको बोल दिया, मैंने जी एक बच्चे की फीस है तो आपको देख लो। बोला सर कुछ भी हो, हमारे को किसी एक XYZ बच्चे ने रेकमेंड करा है, आपका ये एक स्टूडेंट है जो पिछले साल 12th में पढ़ के गया है, हमारा पड़ोसी का बच्चा है। तो मैंने कहा जी ठीक, बच्चे का नाम बताओ, बताया। मैंने कहा ठीक है जी, उस बच्चे के 44 नंबर आए थे फिजिक्स में भैया, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है जी 44 नंबर आए थे तो आप बताओ। बोला सर वो कह रहे हैं कि संदीप सर के पास भेज दो और कोई नहीं है इसका।
अब वो आएंगे, देखो यार अब उस बच्चे का क्या, मैं इतना तो 1-1.5 महीने में, 1 महीने में पेपर होगा, ये तो मैं श्योरिटी है, गारंटी में। मैं उसको बोल दिया, मैं गारंटी से मैं इसके 30-35 नंबर तो मैंने कहा मैं ला दूंगा, आगे की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा पाता। 30-35 नंबर तो टेक्निक से आ जाते हैं ना, फिजिक्स में 15 दिन में आ सकते हैं 35 नंबर, पूरा साल पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन 35 नंबर का करोगे क्या, 35 इधर हो गए, प्रैक्टिकल में 30 हो गए, 60-65 नंबर आएंगे, मारे जाओगे। ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ। हर कैपेसिटर वही है 6 माइक्रोफेराड का, 6 माइक्रोफेराड है। और नहीं बैटरी इधर है ना, जब ऐसा लग जाए तो बैटरी यही है। अरे तू अपनी तरफ से मान के चलना, तुझे क्या लेना देना है। सीबीएसई का क्वेश्चन है भैया, SP24 का, ठीक है, इसलिए लिखा है कि तुम क्वेश्चन में फंसो ना जा करके। इस क्वेश्चन में आपके पास कितना है, 24 का ये क्वेश्चन है, और यहां पर जो है 6 माइक्रोफेराड है, और उसके साथ में 10 वोल्ट की बैटरी लगी है यहां पर। बताओ कितना होगा क्वेश्चन। सॉल्व करो बेटा आप लोग भी, यूट्यूब वालों विद्यार्थियों। तो देखो अब ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है, टाइम आपको मैंने दे दिया, आप लोगों से हुआ नहीं, आप फंडामेंटल भूल गए, इसलिए तुम मारे गए, इसलिए तुम सबके आंसर गलत आ रहे हैं, ठीक है ना। फंडामेंटल भूल गए। मैंने क्या समझाया था कि ये है, अब यहां मैंने बैटरी बता दी, मैंने आपको बैटरी का पोलरिटी, आपके इच्छा है यार, बैटरी के 2 ही टर्मिनल है, या तो यहां नेगेटिव कनेक्ट होगा या यहां पॉजिटिव, बताओ कौन सा कनेक्ट करूं। चल मान ले मैंने यहां पॉजिटिव ले लिया, यहां मैंने नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब यहां से पॉजिटिव चला ऐसे, तो इसको भी पॉजिटिव देगा, और यहां से चला तो इसको भी पॉजिटिव देगा, और यहां से चला तो इसको भी पॉजिटिव देगा। अब इसको तो रोक दो, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहां पॉजिटिव देख रहा हूं और यहां पॉजिटिव देख रहा हूं और यहां, तो यहां नेगेटिव आ गया, और इसका मतलब ये नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव आ गया। डिफाइन हो गए सारे चार्ज। अब आए, एक बात बता मुझे, पैरेलल में कौन कौन आया। गधा, ये पैरेलल में नहीं है, प्लस और प्लस यहां से ऐसे कनेक्ट है। अरे नेगेटिव नेगेटिव इधर कनेक्ट नहीं होगे क्या। ठीक है ना। देखो जब तुम यार एक बात बताओ, हाथ में फ्रिक्शन ना ढूंढवाए तो यार कैसे मैं तुमसे उम्मीद लगा लूं कि तुम इसमें प्लस माइनस भी दे पाओगे ना। तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी सटकी पड़ी है। तो अब देखो C1 एंड C3 पैरेलल में है, तो 6 और 6 12, वो वाला 12 अब नेगेटिव इधर है, वो वाले नेगेटिव इधर है। तो अब आप ये मान के चलो कि ये अगर मैं एक गोला बना लूं और उस गोले में से यहां मैं P और Q रख लूं और इसको मैं ऐसे बैटरी से ये रख लूं, तो यहां पर ये तो एक था ही, ये आ जाएगा। अब यहां पर नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, यहां नेगेटिव आ गया, यहां पर, तो अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया, सीरीज बन गया। तो ये 12 है, यानी कि ये वाला क्या बन गया 12, ये क्या रह गया 6, यहां पर क्या रह गया इधर, इसको कनेक्ट कर दिया, तो कितना रह जाएगा ये 4, कितना हो जाएगा 4। ये 4 और ये 6 आपस में क्या बन गए, क्योंकि इसका देखो प्लस इधर आ रहा था, इसका माइनस इधर है, तो इन दोनों का माइनस तो इधर ही आएगा। तो इस ब्रांच पे नेगेटिव है, इस ब्रांच पे नेगेटिव है, तो दोनों कैसे कनेक्ट हो गए पैरेलल में। अगर दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गए तो 6 और 4 कितने हो गए, तो 10 ही आंसर है इसका। और 10 इसका आंसर है, 10 वोल्ट की बैटरी है,
तो कितना हो जाएगा, 100 माइक्रोकूलम का चार्ज इसने सर्किट में दिया है। मैंने तो देखो फंडामेंटल जो मैंने सिखा दिया और उस पर नहीं चले, मारे जाओगे। मैंने तुम्हें यह कहा था कि पहले यार कॉमन सेंस की बात है। देखो कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन दैट इट कैन फाइंड इन द एवरी कॉमन सिटीजन ऑफ द कंट्री। बात समझ आ गई? तो जब ऐसे सर्किट आ जाए ना, तो हमेशा इनको जो है प्लस को लेके चलना। बोला भाई प्लस यहां से चलेगा तो इसको देगा, इसको चलेगा तो इसको देगा। अरे तुम्हारा दिमाग एकदम से काम करेगा, अरे दोनों दोनों प्लस हो गए भैया, ये तो पैरेलल हो गए। बोला इनको तो पैरेलल कर, बोला जोड़, और आपको पता लगेगा यार यहां से नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव। बोला नेगेटिव पॉजिटिव यहां जुड़ गए, सीरीज हो गया। फिर पता लगा कि ये नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव, बोला ये और ये पैरेलल हो गए। ऐसे अप्रोच से जब तक नहीं चलोगे क्वेश्चन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, अरे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात मान के चलो। ठीक है, हटा दू इसको। है अब देखो एक और सवाल आएगा तुम्हारे सामने। यार ये जो मैं सवाल करा रहा हूं ना, ये भले ही आपको लगेगा कि सर ने 1 घंटे में 4 सवाल कराए हैं। मैं एडमिट करता हूं कि सवाल मेरे कम होते हैं, क्योंकि मैं ना गधे नहीं पैदा कर रहा है यहां पर, तुम्हारे ऊपर मैंने बोझा नहीं ढो के लेके जाना है। मेरा ये है कि तुम तरीका सीखो। अरे रसोई में जब तुम्हारी मम्मी लड़कियों तुम्हें खाना बनाना सिखाती है, या तुम्हें जब भी कभी सिखाया भी होगा, तो तुम्हारे को तरीका ही तो सिखाया होगा ना कि चाय बनानी है, कैसे बनाएगी? बोला पहले इसमें पानी डालियो। ज्यादा कैलकुलेटिव वे से सिखाया होगा तो तुम्हें कप से नाप के सिखाया होगा और चम्मच से नाप के सिखाया होगा। और अगर अंदाजे वाला तरीका सिखाया होगा तो ये बोला होगा पहले पानी डालियो, उसमें थोड़ी सी पत्ती डाल, थोड़ी सी चीनी डाल, उबालने दे, फिर थोड़ा सा उसके जितना पानी डाला था उसके बराबर या थोड़ा सा उसमें उससे ज्यादा दूध डाल दियो। यही तो तरीका सिखाया होगा। तो यही मैं सिखा रहा हूं। देखो जिंदगी इसी अप्रोच से चलेगी। आपको अप्रोच डिफाइन करनी पड़ेगी। पढ़ाई को बर्डन मत समझो। आप क्लास में बैठे हो और आप वीडियो देख रहे हो तो आप एक ही काम कर रहे हो, क्या कि आप लोग स्किल डेवलप कर रहे हो। और ये जब तक स्किल नहीं डेवलप होगा ना, फिजिक्स नहीं आएगी, गारंटीड नहीं आएगी। 30-35 नंबर लेके पास होना कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया तुमने अपने जीवन में, कोई नहीं उससे कुछ फर्क पड़ेगा। अपनी थॉट प्रोसेस डेवलप करना ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है आज एनईपी 2020 का और आज के विद्यार्थियों का। आज के एजुकेशन सिस्टम का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि विद्यार्थियों का थॉट प्रोसेस डेवलप कराना है। इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसके अलावा तो वो गधे प्रक्रिया वाली हमारे जमाने में पढ़ाया करते। हमने तो यार ऐसे ऐसे हमारे टाइम का जो सिलेबस था ना और आज जो पढ़ रहे हैं, तकरीबन 40% सिलेबस कम है उस टाइम की बुक में और आज की बुक में। वो लो तो है ही नहीं तुम्हारी बुक में जो हमने पढ़े थे। ठीक है, अब देखो एक सवाल यहां पर आ जाता है, यार एक कैपेसिटर ये कनेक्ट हुआ, एक ये कनेक्ट हुआ और एक ये कनेक्ट हुआ। ये 4 कैपेसिटर हमने कनेक्ट करे, 5 लगा रखे भाई, इसने 5 लगा रखे। और देखो मैं हमेशा थॉट प्रोसेस का ही समर्थक रहा हूं, इसीलिए यार यूट्यूबिंग पे वीडियो डाल रहा हूं। इतना ये महंगा सिस्टम मैंने बना लिया, एक इससे तो इस वाले सिस्टम से तो एक स्मार्ट बोर्ड कई गुना सस्ता आता है। मैं स्मार्ट बोर्ड, मैंने इस ग्रीन बोर्ड को क्यों नहीं रिप्लेस करा बताओ, सोचो। मैंने ग्रीन बोर्ड रिप्लेस करके मैंने स्मार्ट बोर्ड क्यों नहीं करा, जबकि मुझे पता है स्मार्ट बोर्ड के पीछे मैं बहुत अच्छे से अपना बैकग्राउंड लगा सकता हूं, ऐसे खड़े होकर के अपीलिंग फोटो मैं बना सकता हूं, मैं सारे काम कर सकता हूं जो सारे यूट्यूबर कर रहे हैं, सारे ऑनलाइन टीचर्स ये कर रहे हैं। मैं भी तो यहां पर आग जला करके दिखा सकता हूं। ज्वलंत तुम्हारे अंदर अब अनुभूति होनी चाहिए, जब तक तू जलेगा नहीं तू मिटेगा नहीं और मेरी जेब में पैसे नहीं आएंगे।
तो तेरा चलना जरूरी है मेरी जेब भरने के लिए। मैं भी तो ये ड्रामे पेल सकता हूं। मैं सोचता ही नहीं वैसा, क्योंकि इन माय ओपिनियन टीचिंग इज अ कॉज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि जब से मैंने फिजिक्स पढ़ानी शुरू करी है मैं चॉक एंड टॉक का समर्थक हूं, क्योंकि दुनिया ये कह सकती है, बोला जी प्रैक्टिकल से सिखाएंगे। अरे यार एक बात बताओ, इतना सा इतू सा कैपेसिटर होता है, क्या प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? इतना बड़ा सेटअप चाहिए। उस सेटअप के सारे फंडामेंटल तो तुम्हें पहले थ्योरेटिकल। अब एक बात बताओ यार, एक छोटे से बच्चे को एबीसीडी सिखानी है, ए फॉर एप्पल, एप्पल हाथ में पकड़ के टीचर ने सिखाया क्या? पिक्चर दिखा दी ना किताब में, ऐसे अनार, आ से आम, ओ से औरत, घूंघट वाली औरत झुमका पहने, याद है? किसी टीचर ने ये बताया ओ से औरत में औरत बोला कभी? हाँ, बीसी बेस्ट कॉन्सेप्ट किसने तुम्हें बताया? हाँ, लेकिन बीसी का दूसरा मतलब, अरे जो दूसरा जो तुम सीख के आए थे ये तो मैंने ठीक कराया तुम्हें यहां बैठा करके, लेकिन जो तुम सीख के आए हो बीसीएमसी, तुम्हें तो कौन सा वो उसके ऊपर वो स्लाइड से निकाल के तुम्हें बताया गया है, दिखाया गया है, बोला ये होता है। ऐसा थोड़े होगा यार, सोच के देखो ना। तो वो पता क्या होता है, उससे क्रिएटिविटी मर जाती है। इसीलिए मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत क्लियर है, और मैं इसीलिए आप लोगों के साथ में ये डिस्कशन करता हूं। चलो आगे चलते हैं यार, सवाल कर देते हैं एक, नहीं तो बहुत दिक्कत है। और आप हमेशा एक बात देखोगे कि मेरा एक सवाल है ना दूसरे सवाल से एक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल तो देखो वही रहेंगे, कैपेसिटर तो कैपेसिटर ही है, बट अप्रोच हर क्वेश्चन की अलग होगी, क्योंकि मैं आपके सामने हर क्वेश्चन की जो अप्रोच है उसी को अलग से डालना चाहता हूं। अब देखो, इसको हमने यहां से एक वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया और 2 से 4 को ऐसे कनेक्ट कर दिया, बस सर्किट सिर्फ इतना सा ही है, ठीक है। हर कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड का है, हर कैपेसिटर जो है वो 2 माइक्रोफैराड का है, ठीक है बेटा। और 7 वोल्ट की बैटरी लगा दी, बैटरी कितनी लगाई? 7 वोल्ट की बैटरी लगाई। अब देखो तुम्हारे को तो ये भी नहीं समझ में आएगा बैटरी कहां लगी, कैसे लगी। अब सवाल ये है कि भैया ये बताओ बैटरी से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ और सर्किट में टोटल कितनी एनर्जी स्टोर हुई। तो आपको एक तो एनर्जी बतानी है और एक चार्ज बताना है, 2 बातें बतानी है। अब जैसे ही ये सवाल आया, देखो फंडामेंटल तरीका वही रहेगा, तरीका वही है, उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ यार, मैं कहीं ना कहीं एक तरफ तो प्लस और माइनस लेके चलूं या ना चलूं? एक तो ये पॉइंट था, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, किस तरफ प्लस लूं बताओ? अरे इधर सोचते चलो, इस तरफ प्लस ले लूं, हाँ कन्वेंशनली, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो हर बार लेफ्ट हैंड को ही पॉजिटिव बनाएगा और राइट को नेगेटिव। ऐसे हम बैटरी, क्योंकि दिक्कत यह 10वीं क्लास की मैडम ने ऐसी बैटरी बनानी सिखा दी, और तुम्हारा दिमाग अब हर बार उल्टे हाथ को पॉजिटिव मानता है। अरे मान लो बेटा हाथ, हाँ लेकिन मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि रटना नहीं है, दोनों हाथ तुम्हारे ही हैं, किसी से भी पकड़ो, ठीक है। तो इधर से तुम पकड़ना चाह रहे हो प्लस, इधर से छोड़ना चाह रहे हो माइनस, ठीक है भाई, सही बात है। हाँ देखा कितना शैतान है तू, तेरी सोच को सलाम। देख इधर नेगेटिव आ गया कि नहीं? अब इधर देख, ये नेगेटिव आ गया तो ये क्या बनेगा? पॉजिटिव, पक्की बात है। ये अगर पॉजिटिव आएगा तो यहां क्या बनेगा? अब एक बात बताओ, यहां अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो यहां पर इस वायर में कौन सा चार्ज चलेगा? नेगेटिव चलेगा। तो इसका मतलब ये नेगेटिव जब इधर आएगा तो इसको नेगेटिव बना देगा, इसको भी नेगेटिव बना देगा। अच्छा, जब ये इधर का पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव अगर ये चलेगा तो ये इसको पॉजिटिव बनाएगा, इसको भी पॉजिटिव बनाएगा, और इसको क्या बनाएगा?
नेगेटिव बना देगा और इसको क्या बनाएगा, पॉजिटिव। सारों के चार्ज डिफाइन हो गए। अब देख लो कौन से का पॉजिटिव किधर कनेक्ट है, कौन से का। अब देखो इसका प्लस और इसका प्लस, ये तीनों किस में आ गए, इसका प्लस और इसका प्लस किस में है, ये पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए। इसको भूल जाओ अभी, क्योंकि ये तो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है, ये भी बैटरी से कनेक्ट, इसको भी हटा दो। तो ये तीन तो वायर से कनेक्ट थे ना, वायर से कनेक्ट करने का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब जब शॉर्ट सर्किट कर दिया तो चार्ज इन वायर से जाकर के प्लेटों को देगा। तो पहले तो मैं उनका हिसाब लूंगा ना जिनको वायर से यानी कि तार से चार्ज मिला है, बैटरी से जो मिला उनको तो छोड़ दो। तो इसका मतलब ये तीनों क्या बन गए, क्या बन गए, बोलना जल्दी, हाँ पैरेलल बोल, आवाज आनी चाहिए। अब देख ये यहां रह गया। अब मैं इस पूरे को ऐसे मॉडिफाई करके बना लूं तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, सारे प्लस के इधर है, सारे माइनस के इधर है। और देखो मैं आपको देखो मेरा सोचने का तरीके पे मैं बात कर रहा हूं। आप देखो कि मैंने किसी भी सवाल में लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करी है, नहीं करी ना। और भाई साहब मैं ये जो ये किताब ला के लाया हूं ना, ये देखो ये एच.सी. वर्मा, मैं इस किताब से तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा और ऐसे ही मिनिमम कैलकुलेशन पे क्वेश्चन कराऊंगा। और मैं दुनिया का वो मिथ तोड़ दूंगा कि एच.सी. वर्मा बहुत मुश्किल है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चाहिए। ये आज मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मैंने कहा अगली बार क्लास होगी ना तो मैं भूल जाता हूं कि इसमें से क्वेश्चन कराने थे। और मैं तुम्हें एट रैंडम मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, बता भाई कौन सा सवाल करना है, और फिर मैं तुम्हारे को यहां पर क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। गारंटेड, थॉट प्रोसेस बेस्ड है सारा मामला, गधे वाला काम नहीं करना है। मैं इस थ्योरी का समर्थक नहीं हूं कि 5000 सवाल कर लो, 4000 सवाल कर लो, नहीं। मैं इस बात का समर्थक हूं कि एक किताब में एनसीईआरटी में 10 टॉपिक है और 10 न्यूमेरिकल है, तो टोटल 20 कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब मुझे 20 कॉन्सेप्ट के स्क्वायर में कॉन्सेप्ट करना है, टोटल कितने हो गए, 400 कॉन्सेप्ट। मुझे सारा घुमा फिरा करके 300-400 बातें करनी है आपसे, बस खत्म बात, कोई लफड़ा नहीं है। अच्छा अब एक बात बताओ भाई, एक कैपेसिटर 2 का है, 2, 4 और 6, सुनो तो 6 हो गया। अच्छा ये 2 का है, ये 2 का है, 1/2 + 1/2 1 + 1/6 हाँ 1 + 1/6 से 7/6, उसका उल्टा करो तो 6/7 इसका इक्विवेलेंट आ गया। समझ आ गया, समझ आ गया, 6/7 हो गया। ये तो यही है, मैंने तो अक्सर भी ना लिखा। अरे दिमाग डेवलप करो यार, इंसान के बच्चे हो तुम, मेरी बात मान लो। इंसान में और दूसरे जानवरों में एक ही फर्क है, इंसान ही हनुमान चालीसा पढ़ते हुए एक ही बात कहता है भगवान से, क्या कहता है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलश विकार। तो भगवान से 3 चीज मांगनी चाहिए, क्या मांगोगे, विद्या, बस खत्म बात। इसके अलावा तुम भगवान से मंदिर में मांगने कुछ मत जाना, और भगवान से मांगो ए भगवान बलशाली बना, ताकतवर बना। भगवान किस चीज की ताकत चाहिए, जैसी तुम्हारी इच्छा। विद्या, मुझे विद्यावान बनाओ, ठीक है। और क्या चाहिए, बल हो गया, विद्या हो गई, और क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए। क्योंकि बिना बुद्धि के तो बुद्धि, कौन सा ऐसा जानवर है जिसके पास बल बहुत है लेकिन बुद्धि नहीं है, बताओ। सारे ही तो जानवर है, जब जानवर ही कह दिया तो उनमें बुद्धि कहां है जानवर ही कह दिया
तो बुद्धि कहाँ है? देखो सोच तो यही थी, समझे ना? तो किस बात पर ध्यान रखना है? किस बात पर ध्यान रखना है? हनुमान चालीसा में लिखा है, देखो इसलिए मैं कहता हूं बेटा धर्म से जुड़ो। हमारा जो धर्म ने कहा है ना, ठीक है, वो बहुत तर्क संगत बातें बोली है, बहुत तार्किक बातें बोली है और बहुत लॉजिकल के साथ बातें बोली है। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आउट ऑफ द लॉजिक हो, दिमाग में बैठा लो इसके। आप गीता पढ़ोगे, उसमें क्या लिखा है? मतलब गीता का सार अगर बात करोगे तो क्या है? कर्म। कर्म क्या है? जो जो तुम्हारा कार्य है वो उसी के आधार पे सब होगा। भगवान भी क्या बोलते हैं कि तुम्हें जो भी फल या जो भी तुम्हें फायदा नुकसान होगा वो किसके आधार पे होगा? कर्म के आधार पे। बस तो फिर ठीक है, हो गया ना सवाल? अच्छा भाई कितना आया था सुनो रे? 6/7। 6/7 को 7 वोल्ट से कर दो, 6 यूनिट, 6 माइक्रोकूलम। 6 माइक्रोकूलम आ गया। देखो ओरली याद हो रहा है आंसर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6/7, 6/7 आ गया। अब इसमें एनर्जी भी पूछी थी, हाफ CV² लगाओ, तो हाफ, और पोटेंशियल कितना था? 7, और कितना था? 6/7। 6/7 गुणा 7 गुणा 7, एक 7 से 7 घट गया, 6 7 42/2, 21 माइक्रो जूल इसका आंसर आएगा। देख लो हो गया क्या नहीं हो गया? अरे यार क्या लफड़े फैल रखे हैं। देखो अच्छा मैं बोर्ड पे कम क्यों लिखता हूं? बोलो क्यों लिखता हूं? ताकि तुम्हारा कंसंट्रेशन मेरी बातों पर जाए। इसलिए ये यूट्यूब वालों के लिए भी मैं चैलेंज क्रिएट कर देता हूं। मेरा वीडियो तभी पसंद आएगा जब कंसंट्रेशन से सुना जाएगा। तरीका ही ऐसा है मेरा। हाँ अगर सुन लिया और मान लिया तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं सब कॉन्सेप्ट एक ही धारा में सब क्लियर हो जाएगा, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा। चलो अब मैं तुम्हारे को एक छोटा सा क्वेश्चन और पकड़ा दूं। होमवर्क? हाँ होमवर्क भी रख देंगे, होमवर्क रख। हाँ MCQ वो मेरे दिमाग से निकल गए असल में। तुम लोग मुझे बोलते हैं असल में यार मेरे मेरे भी तो वो वाले वो पेपर चल रहे हैं ना। अब दिन में तो मैं अब तो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा है, दिन में तो मैं वो पढ़ रहा था लेबर लॉ, ठीक है, अब भाई इंडस्ट्रियल एक्ट, ठीक है, और पता नहीं कौन कौन सी उसमें थ्योरियां थी वो सब। तो यार ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन निकालता हूँ यार, है अरे ये NCERT का 11वां सवाल है। NCERT के सवाल कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 लिखो। NCERT के 2 सवाल देखना, ये तो मैंने लॉजिकल क्वेश्चन करे हैं। अब NCERT की औकात देखो क्या बची हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 10 है NCERT का, और हमारे सामने क्या यार, मैं तो तरीके समझा रहा हूं और NCERT भी यही कह रही है कि यार अगर तुम ऐसा कुछ सीख के आ जाओ तो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बोल रहा है 10वें में, ए 12 पिकोफैराड कैपेसिटर, कैपेसिटेंस कितना है? 12 पिकोफैराड। लिखा करो, जब मैंने बोला है तो 12 पिकोफैराड इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी। 50 वोल्ट बैटरी से ये कनेक्ट है। ये पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी उस कैपेसिटर में स्टोर हुई, हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड। बस हाफ CV² लग गया 50। तो 50, अब सुनो रे, अब इस क्वेश्चन की अप्रोच सुन लो। बैटरी का पोटेंशियल हमेशा 10 20 30 40 50 में मिलेगा और कैपेसिटेंस हमेशा मिली और माइक्रो में मिलेगा। अगर एनर्जी निकालनी है और तुमने कैलकुलेशन का तरीका कैपेसिटेंस को सीधा 2 से डिवाइड कर दिया तो तुम फंस सकते हो, क्योंकि माइक्रो और मिली में आंसर आएगा, है ना? तो कैलकुलेशन अब देखो 50 का स्क्वायर कितना है? 2500, है ना? 2500 का आधा कितना हो जाएगा?
1250 1250 कैपेसिटर कितना है? 12 पिको फेराड। 125 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 को 12 से, अब सुन लो, 12 को 125 को 10 से करेंगे, 125 को 10 से करेंगे तो 1250, उसमें 2 और जोड़ो तो 250। अरे ऐसे नहीं यार, कैलकुलेशन ऐसे नहीं करते, देख मैं बता रहा हूं, लिखूंगा नहीं, दिमाग पर फोकस करो। 1250 आंसर आ गया था मेरा, हाफ CV स्क्वायर है ना? एक मिनट रुको यार, ये पूछ लेता हूं। हेलो, हाँ भाई, अच्छा ये तूने ही करा था इसका काम। चल अभी तो मेरा क्लास में, मैं तेरे को 10 मिनट में कॉल कर रहा हूं, अभी रुक जा। तू कर ले, इसको कर ले यार, जो भी तेरे को कर रहा है कर ले। अभी क्या करना है इसमें? हाँ सर्विस ऑयल करके दे अभी तू मुझे। हाँ ठीक है, ओके 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 ठीक है, करो। अरे अब देखो भाई, कितना था? 1250 आ गया था। 1250 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक जीरो को तो साइड कर दो, 125 को 12 से मल्टीप्लाई करो। 125 को 12 से करोगे ना, एक जीरो तो मैंने साइड कर दी, क्योंकि पिको की जीरो का भी तो हिसाब लूंगा बाद में। जब 125 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 + 2, कि क्या कर सकता हूं? 10 + 2। तो 125 को 10 से डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 1250 आ गया। अच्छा, प्लस में 2 भी है, तो 125 को 2 से करोगे तो कितना आएगा? 250। तो 1250 + 250 कितना हो गया? 1500। एक जीरो में छोड़ के आया था, उसको भी साथ में लिखो, कितना हो गया? 15,000। 15,000 हो गया। 15,000 का अब मल्टीप्लाई में कितना था? 10 की पावर -12। अब 3 जीरो हटा दो, क्योंकि 12 में से भाई 3 जीरो तो हटाओगे ना, तो हाँ, तो 15 गुणा 10 की पावर -9, तो 15 नैनो जूल आंसर आ जाएगा। आ गया ना? ये औकात है एनसीईआरटी सवालों की अब हमारे सामने। मतलब सवाल नहीं लिखेंगे हम, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो और इसलिए मैं कहता हूं 9वीं 10वीं का मैथ इसलिए जरूरी है। देखा तुम लोग कर रहे हो ना कैलकुलेशन, अबे तू कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहा ना? ये बकेतीबाजी नहीं, क्लास में बैठ के माहौल एकदम सीरियस चल रहा है। देख सवाल लिख, क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी, ठीक है, और सी की वैल्यू है 12 पिको फेराड, वी की वैल्यू है 50 वोल्ट, ठीक है, तो एनर्जी है हाफ CV स्क्वायर, आंसर है 15 गुणा 10 की पावर -9 जूल। इसको ऐसे करो, ओरली सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन रे, मतलब यार तुम बोलोगे ना सर क्या मतलब आपने मजाक बना रखा है। देखो एनसीईआरटी का 12वां सवाल सुनो अब, ठीक है, एनसीईआरटी का, सॉरी 12वां नहीं 11वां, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11। अरे यार जिस दिन हमारे वीडियो वायरल हो गए ना बेटा, हमारे तरीके से तो पढ़ाने में यूट्यूब पे ना कोई, मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं। अभी तक तुमने वीडियो देखे होंगे यार, बताना मुझे अगर कोई टीचर है इस अप्रोच का, तो यार मैं कहता हूं कि मुझे उसके वीडियो यार लिंक जरूर भेजना, मैं भी तो देखूं यार। वाकई में ही अगर कोई ऐसा टीचर अगर है जो बहुत अटमोस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी से पढ़ा रहा है, तो यार फिर तो ऐसे टीचर है नहीं यार। दिक्कत यहाँ के, वो तो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात चली जाएगी, फिर उसके ऊपर फॉरेन कंट्री और यहाँ की कंट्री, वहाँ की कंट्री, उसको छोड़ो। अभी मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ पहले। देखो
एक सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। 600 पिको फेराड कैपेसिटर, C1 है 600 पिको फेराड, इसको बैटरी दी गई 200 वोल्ट की, इसको 200 वोल्ट से चार्ज करा गया, ठीक है। इट इज दैट, अरे सुनो, अब इसको बैटरी से हटा दिया गया है, ठीक है, और इसको एक दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ, C2 के साथ 600 पिको फेराड के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है भाई। तो अब ये पूछता है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V2 0 है तो V1 का स्क्वायर, तो C1 C2 V1 का स्क्वायर, V2 0 है, डिवाइडेड बाय 2। सही बात है। अब देखो C1 कितना है रे, 600 गुणा 600, 36 के बाद 4 जीरो, 4 जीरो को आग लगाओ क्योंकि तुम लोग यहां पर पिको के कैरी कर रहे हो। तो 6 36, 4 जीरो आएंगी तो 36 गुणा 10 की पावर -8, ठीक है। अब V का स्क्वायर, V कितना है 200, तो 4 गुणा 10 की पावर, फिर से 4 जीरो, 10 की पावर -8 में से फिर 4 हटा दो, 4 हो जाएगा। तो 36 गुणा 4 144, 144 हो गया ना। 144 को 2 से डिवाइड करो, 72, 72 आ गया, और प्लस C2 तो कितना हो गया 1200 गुणा में 10 की पावर -12, तो 1200 को 10 की पावर -12 को ऊपर ले गए, तो 1200 - 4, क्योंकि ऊपर -4 रहा था तो -8 रह गया। 12 में से 4 गए तो 8 रह गए, 10 की पावर 8 हो गया। नीचे कितना रह गया 1200, ऊपर कितना था 72 था, तो 72 बटे 1200, दोनों को डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। हाँ तो ले जाओ ना यार, 72 और अरे यार हाँ, तो 72 और 44 है ना, मतलब 6 और 6 जोड़ रहे हो, 36 है और 72 आ रहा है, दोनों तो 12 के टेबल में आ रहे हैं, कटेंगे ही कटेंगे, तो 6 पे कट जाएगा, तो 6 गुणा 10 की पावर -6 आंसर बता रहा है ये तो। ठीक है, हाँ उसमें तुम लोग वो C1 C2 को 600 गुणा 600, तो पिको का स्क्वायर करोगे तो -24 नहीं जाएगा, तो -12 वो चला जाएगा। अब देखो इसको कैसे, मैं आपको बताता हूं थोड़ा कंफ्यूजन तुम्हारा दूर करने। तो 600 गुणा 600 गुणा 10 की पावर -12 गुणा में 100 का स्क्वायर बटे 2 और 600 प्लस 600 गुणा 10 की पावर -12, ये बन जाएगा। बात समझ आ गई? अब देखो इसको, ये और ये कट गया, ठीक है, 2 और 2 4 जीरो, ये 4 जीरो इसको उड़ा देंगी, उड़ा देंगी ना। अरे यार अच्छा सुन ले, 1200 बन गया ना, हाँ तो 1200 ने इसको स्क्वायर को उड़ा दिया ना, 100 बच गया ना। अच्छा तो कितना रह गया ये 12, 12 दूनी 24, तो 2 जीरो यहां रह गई। कौन से वाला? अच्छा V1 200 है, ओके। ओ यार मैं भी कहूं आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा। ओके ये हमने गलत, अरे यार हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये 200 हो गए। हाँ तो बताओ ना यार, तो बस अब तो यार बहुत आसान हो गया, फिर तो कोई गड़बड़ी नहीं, ये इससे कट गया और 200 इसकी 2 जीरो यहां से उड़ गई है ना, 200 की 600 600 ये 1200 हो जाएगा, और गुणा में 2 2400 हो जाएगा ये। तो इसको मैं ऐसे ले लेता हूं 2400 गुणा 10 की पावर -12,
इससे ये उड़ा दो, अब रह गया 2400, ये हो जाएगा इसकी 2 जीरो उड़ गई तो 400 है ना, और ये रह गया 2400। 400 से ये 6 पे आ गया, 6 से ये 100 पे आ गया, ठीक है। तो 4 जीरो ये हो गई, तो 6 गुणा 10 की पावर -8 और 2 जीरो ये रह गई। कहां से? हाँ तो मैंने हटा तो दी ना जीरो, तो मैं कैलकुलेट कहाँ कर रहा हूँ? है? अरे यार तुम्हारे और मेरे विचारों में थोड़ा सा अंतर पैदा हो गया। एक मिनट, मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो 200 200, 600 और 600 1200, तो तुम्हारा कंफ्यूजन यही है ना। 1200 गुणा 2 गुणा 10 की पावर -12, यही तो है। 12 गुणा 2 2400 ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो 10 की पावर -12 से मैंने एक उड़ा दिया, ये तो बात ही खत्म हो गई। अब मेरा यार रह क्या गया? 2400 ही रह गया ना। 2400 की 2 जीरो उड़ाड़ी है मुझे, तो इसमें से मैंने 2 जीरो यहां उड़ाई थी, तो ये रह गया। अब इस 2 से मैंने इसको उड़ा दिया तो 6 रह गया, तो मेरा ये तो 200 ही रह गया ना मेरे पास एक। 2 से काट, अच्छा ओके, अच्छा हाँ यार ये सही है, 12 आ गया। तो अब 12 अगर आ गया तो इससे काटो, तो ये आ गया 6, तो यहां कितना रह गया? 100 रह गया ना। हाँ तो अब ये 6 रह गया, इस 6 से इसको काटो तो ये 100 रह गया, तो टोटल जीरो कितनी रह गई? 6 रह गई ना। तो 6 गुणा 10 की पावर -6 जूल आ गया कि नहीं आ गया? यही तो आंसर है। ऐसे आंसर आएगा ही आएगा। वो तो तुम लोग बस ऊपर नीचे में, हम लोग जो है कैलकुलेशन की जीरो में थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गए, तुम और मैं। हमारे जो विचार हैं वो थोड़े से मिसअलाइन हो गए। यही जो अलाइनमेंट, ये जो हमारा मिसअलाइनमेंट हुआ है ना, ये प्रैक्टिस का रोल है। फंडामेंटल हमारे वही है। और यकीन मान लो जिस दिन तुम्हारे को ये बात समझ में आ गई ना, अब देखो एनसीईआरटी का मैंने एक क्वेश्चन डायरेक्ट एक फॉर्मूला पुट करा और सारा क्वेश्चन उड़ा के रख दिया। और अगर आपको जीरो का हिसाब किताब करना आता है तो आप यकीन मान लो विद इन 1 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, विद इन 1 मिनट। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे को जो है क्वेश्चन को समझ लेना है। एनसीईआरटी के हमारे बहुत क्वेश्चन हो गए, आज के लिए अभी इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो भाई यूट्यूब के विद्यार्थियों, आप लोगों को भी हमारी बात समझ में आई होगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमारी थोड़ी सी विद्यार्थियों की और हमारी जो है जीरो ऊपर नीचे हो गई, तो इसको ये मत मानना कि भाई पता नहीं सर तो क्या कर रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंस था, कभी रोस्टिंग करने लग जाओ। फिजिक्स के गेम में जब बुद्धि से काम करते हैं और कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाए तो ऐसे 2-4 जीरो का होना लाजमी है, स्वाभाविक है, ये होता रहता है, ठीक है। इसीलिए मैं इस पार्ट को ना तो डिलीट करूंगा और ना मैं इसको एडिट करूंगा, एज इट इज आपके सामने रखूंगा। बात यही है कि आप लोग कंसंट्रेशन से लास्ट तक हमारी अप्रोच को समझो कि भिन्न भिन्न प्रकार से कैसे गलतियां हो सकती है, उनको पकड़ के ठीक कैसे करना होता है। तो ये सब मैसेज आपके लिए था। अब हमारी सभा यहीं समाप्त होती है, बाकी की बातचीत हम कल के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ठीक है बच्चों।